तो देखो बच्चों, आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग क्या था, लगभग 498 बिफोर क्रिस्ट, या एडी बोल सकते हैं। क्या था कि सन फिक्स है, उसके अबाउट अर्थ या अदर प्लेनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं। लेकिन टोल्मी ने, अब ये थ्योरी पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई उस टाइम पे, क्योंकि ये थ्योरी को फैला, वेस्टर्न कंट्री तक ये बात नहीं पहुंच पाई, या पूरे वर्ल्ड में ये बात नहीं पहुंच पाई। आर्यभट्ट ने ये बात डिक्लेयर की, अपनी बुक तक केवल सीमित रही। लेकिन उसके बाद टोल्मी आए, वरना तो ये थ्योरी पॉपुलर हो जाती और इंडिया को इसका क्रेडिट मिलता, लेकिन नहीं मिल पाया। खैर चलो, उसके बाद टोल्मी 100 BC बिफोर क्रिस्ट, उन्होंने क्या बोला, थ्योरी तो दी, बात तो पकड़ी, लेकिन वो सही नहीं पकड़ पाए। वो क्या बोला उन्होंने कि अर्थ फिक्स होती है, जबकि आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि सन फिक्स है और उसके अबाउट अदर प्लेनेट्स और सैटेलाइट वगैरह वगैरह रिवॉल्व करते हैं। यहां अर्थ को फिक्स बोला किसने, टोल्मी ने, और अदर प्लेनेट और सन, यहां तक कि सन को भी बोल दिया कि वो इसके अबाउट चक्कर लगाते हैं। वो क्यों बोला होगा, क्योंकि हम देखते हैं सन हमारे सामने से गुजरता है, भाई दिन में निकलता है, शाम को सनसेट हो जाता है, तो उन्हें लगा होगा कि सन वगैरह हमारी अर्थ फिक्स है क्योंकि हम अर्थ के ऊपर है और बाकी सारी चीजें चलती हैं। लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी। रियलिटी क्या थी कि सन फिक्स होती है जबकि अदर चलते हैं। रियलिटी तो ये भी नहीं है। रियलिटी ये होती है कि सन भी किसी और के अराउंड चक्कर लगाता है, क्योंकि अगर सन फिक्स हो जाएगा तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सन फिक्स रह सकता है, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे भी लगती होगी किसी दूसरी चीज की। तो रियलिटी ये है कि सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अबाउट चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट सन के अबाउट, और सन किसी गैलेक्सी के अबाउट, और गैलेक्सी किसी और के अबाउट। तो ये प्रोसेस तो चलता है इन्फिनिटी तक, ये सिस्टम चलता रहता है जहां तक हम डिफाइन नहीं कर सकते। खैर चलिए, टोल्मी के अकॉर्डिंग ये बात थी। लेकिन बाद में कोपरनिकस, एक फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनोमर भी बोल सकते हैं, कोपरनिकस ने इस बात को फेल किया कि अर्थ फिक्स नहीं होती, बल्कि फिक्स क्या रहता है, सन, और सन के अबाउट अदर प्लेनेट चलते हैं। कोपरनिकस ने ये बात तो डिक्लेयर की, लेकिन रियलिटी, उसके ऊपर जो रूल दिए वो किसने दिए, केपलर ने। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, केपलर्स प्लेनेटरी मोशन। अब उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें थी वो देखना है। All the planets revolve around the sun in their elliptical orbit. हम बोलते हैं कि वो किस पाथ पे चलते हैं, सर्कुलर पाथ पे, जबकि ये बात केपलर ने क्या कहा कि वो सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलते हैं। एंड द सन इज प्लेस्ड एट वन फोकई। वो सन क्या होता है, देखो सर्कल में हमारा एक सेंटर होता है, लेकिन इलिप्टिकल सर्कल में, या ये बोले इलिप्स में, हमारे पास 2 सेंटर होते हैं। उन सेंटर को हम सेंटर नहीं बोलते, जबकि क्या बोलते हैं, फोकी। कुछ फोकाई भी बोल देते हैं, तो फोकी या फोकाई जो भी बोले, ठीक है, इस तरह से। तो सन उनमें से एक पॉइंट पर सिचुएटेड होता है। तो पहला, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सन इज सिचुएटेड एट वन फोकी। दूसरा रूल क्या था, अ लाइन ज्वाइनिंग from the planet to the sun revolves equal area in equal interval of time। कि कोई भी प्लेनेट है हमारा, उस प्लेनेट को सन से जो ज्वाइन करती है लाइन, कोई भी, वो लाइन इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मेरी बात जरा थोड़ा समझना इसको, कि मान के चलें प्लेनेट सन से दूर चला जाता है तो लाइन भी बड़ी हो जाएगी। अगर किसी प्लेनेट की, मान के चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं, अपनी अर्थ को ही करते हैं हर बार, अर्थ अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती है कितने डेज में, हाउ मेनी डेज, 365, 366 भी लेते हैं 1 लीप ईयर के अंदर। तो इतने दिन के अंदर वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है।
है ना, अराउंड द सन। अगर अपनी एक्सिस की बात करें तो 24 आवर्स, मैंने बताया 2 तरह से अर्थ मोशन करती है, आर्यभट्ट ने भी बात बोली थी, हालांकि फिर बाद में सबसे लास्ट केपलर ने बात की। तो 365 डेज में राउंड कर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है और अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में कंप्लीट 1 रोटेशन कंप्लीट करती है। रिवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे लाइन देखो स्मॉल है, यहाँ पे और थोड़ी बड़ी, यहाँ पे लार्जर होते जा रही है, और यहाँ इस पॉइंट पे जाके सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अब जरा सोचो, जो बात बोली कि इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होगा कि जब प्लेनेट पास आएगा तो लाइन छोटी है, अब छोटी लाइन से क्या करना होगा, जल्दी जल्दी दौड़ना होगा। इस बात को जरा ऐसे समझो कि मान के चले आपको किसी रूम को की सफाई करने के लिए बोल दिया जाए और आपके पास एक झाड़ू दे दी जाए, और ये मान के चलो इस तरह की स्ट्रक्चर है और उस झाड़ू का साइज यहाँ पे छोटा है, तो क्या करना होगा, और आपको बोला है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करना है सफाई के लिए, तो अब क्या करोगे, अगर छोटी झाड़ू होगी आपके पास तो तेजी से करना होगा, उतने ही टाइम लगाना है। अगर मान के चलो आपको 1 मिनट लगती है और छोटी झाड़ू मिली है, तो क्या करोगे, जल्दी जल्दी से चलोगे। और अगर बड़ी झाड़ू मिल जाए और अभी भी टाइम 1 मिनट है, तो क्या करोगे, आराम से चलाओगे। चलाओगे नहीं? तो अब जरा सोचो, जब प्लेनेट पास आता है तो लाइन छोटी, इसका मतलब, और एरिया इक्वली कवर करना है, तो क्या करना होगा, इसको तेज दौड़ना होगा। दूसरा, अगर प्लेनेट की डिस्टेंस ज्यादा है तो लाइन बड़ी या और बड़ी, तो क्या होगा, लाइन बड़ी होगी तो क्या होगा, एरिया आप भी उतना ही कवर करे, इसका मतलब उसे और टाइम उतना ही दे रहे हो, तो क्या करेगा वो आराम से, कि मैं तो आराम से कंफर्ट होके बड़े आराम से स्वीप करूंगा इसको। हालांकि ये चीजें तो उसने सन की और प्लेनेट की पोजीशन को देख के बाद में बोला इस वे में, जबकि ये तो नेचुरल था, पहले से नेचर में होती थी, उसको देख के बात बोली थी। तो समझ आ गया होगा कि जब प्लेनेट की डिस्टेंस ज्यादा होती है तो स्पीड रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जब वो पास आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब जरा याद करो, L = I ओमेगा, चैप्टर नंबर 7 कराया था, एंगुलर मोमेंटम। उसमें 2 चीजें पढ़ी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, और ये बोला था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P = mv, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में बहुत अच्छे से। अगर कोई बॉडी है और वो एक फिक्स रास्ते से चलती है, उसके अंदर कुछ मास है और वेलोसिटी v है, तो इंपैक्ट में, कोलिजन में हमने इसको पढ़ा था कि कोलिजन किसी भी तरह की होगी, इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहती है, मोमेंटम हमेशा फिक्स रहती है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। लेकिन अगर कोलिजन इलास्टिक होगी तो इलास्टिक कोलिजन में 2 चीजें मैंने बताई थी जो कंजर्व रहती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम। याद रखना, यही दोनों में डिफरेंस है कि इनइलास्टिक कोलिजन या पार्शियल कोलिजन बताए थे, टाइप्स बताए थे, वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो मोमेंट, अगर बात आए मोमेंटम की, तो मोमेंटम तो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे किसी भी तरह का कोलिजन है, नाम कोलिजन, मोमेंटम फिक्स बिफोर और आफ्टर कोलिजन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल किस केस में फिक्स रहती है, कंजर्व रहती है। फिक्स का मतलब देखो, कंजर्व का मतलब क्या बोलते हैं, कि जिसमें कोई चीज को बचा के रखो, आप संभाल के रखो। भाई आप पानी को फिल करते हो, मोटर चलाते हो, चाहे वो समरसेबिल से, ग्राउंड से निकालते हो या बाहर की सिटी की सप्लाई का है, 2 तरह से पानी आप यूज करते होगे। कुछ लोग तो डायरेक्ट जमीन से निकालते हैं, समरसेबिल घर में होगा। कुछ लोग मोटर चलाते हैं, जो बाहर सिटी से पानी आता है, उसको, उसके पाइप को अपने घर के अंदर पाइप से कनेक्ट करते हैं और मोटर उसको सक करता है, खींचता है, प्रेशराइज करता है, और कहां पे कंजर्व करता है, टैंक में। अब ऐसा नहीं टैंक में हमने चला लिया और वो वेस्ट हो गया, अब धीरे धीरे जब यूज होता है हम उसको यूज में लेते हैं, संभाल के रखी ना चीजें। तो उसी तरह से ये चीज भी हमारी संभाल के। अब यहाँ पे देखो, ये तो लीनियर का होगा, एंगुलर में क्या होगा,
दोनों चीजों का मल्टीपल हमेशा संभाल के रखा रहता है। क्या क्या? इसको हम नहीं संभाल के रखते, नेचर संभालती है। किस तरह संभालती है? कि किसी बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कोई भी बॉडी जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है या किसी दूसरी बॉडी के अबाउट चलती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि कोई भी पर्सन है और हाथों में डंबल लेके खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? और वो किसी राउंड टेबल पे है, जिस टेबल को मोटर से हमने चलाया था, चलाने के बाद अब बंद कर देते हैं मोटर, अब वो खुद अपने आप घूमता है। तो खुद अपने आप से घूमेगा, उस टाइम पे क्या है? डंबल मान के चलो हाथ फैले हुए थे, अगर वो हाथों को पास ले आता है तो क्या हो जाता है? एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। उस टाइम पर ये बढ़ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। किसी देखा होगा बैलेट डांसर को भी, तो वो क्या करती है? पहले इधर से उधर से आते हुए और अपनी बॉडी को फिर एक जगह इकट्ठा कर लेती है, लगभग आर्म्स को ले आएगी पास में, लेग को पास में ले आएगी, और उसके बाद क्या होता है? वो एक ही जगह रोटेट होने लगती है। देखा होगा ना, बैलेट डांसर या डांसर भी जब काफी तेजी से एक जगह घूमती है तो क्या करती है? अपनी बॉडी को एक जगह इकट्ठा कर लेती है उससे। या किसी जंपर को देखा होगा, स्विमर को, पानी के अंदर जब वो जंप करते हैं तो अपनी बॉडी को इकट्ठा कर लेते हैं, पैरों को अपनी पूरी बॉडी से एक साथ। उससे क्या होता है? राउंड ज्यादा आते हैं। अगर पूरी बॉडी को फैला के रखेंगे तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, एंगुलर वेलोसिटी कम, लेकिन रेडियस कम हो जाएगी। रेडियस क्या होती है? रेडियस ऑफ जायरेशन, गायरेशन जिसको बोल देते हो। तो रेडियस जब कम हो जाती है तो क्या होता है? राउंड ज्यादा आते हैं। इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया था कि मान के चलें ये कोई बॉडी है और इस तरह से चलती है, तो रेडियस ज्यादा, और आई का फॉर्मूला क्या था? mr²। आर ज्यादा होगी तो आई ज्यादा, लेकिन अगर आई कम होगी, आर कम हो जाता है तो आई को कम होना होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि कोई भी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी होगी, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब टॉर्क, क्योंकि मैंने बताया सीधे रास्ते पे जो किसी बॉडी की वो मोशन में रखता है, दैट इज फोर्स। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट होती है, उस पर जो अप्लाइड फोर्स होता है, तो रिजल्टेंट वे में उसको क्या बोला जाता है? टॉर्क। क्योंकि उस टाइम पे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेक्टर क्वांटिटी है। खैर इसमें नहीं जाएंगे, मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे। तो आर मल्टीप्लाई एफ से हमारी टॉर्क निकलती है। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, बॉडी को एक बार घुमाने के बाद छोड़ दें और उस टाइम पे वो घूमता रहे अपने आप से, तो आप क्या करें? अगर डंबल को पास ले आओगे हाथों में, मान के चलो किसी टेबल पे किसी पर्सन कोई खड़ा हो जाए डंबल लेके, और डंबल पास में ले आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसकी रोटेशन इंक्रीज हो जाएंगी। और रोटेशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। वही चीज यहां पे। तो इस केपलर लॉ में सेकंड जो रूल है, ये हमारा किस पे डिपेंड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंपटीशन के लेवल के लिए भी बता रहा हूं कि वे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। ऑन विच प्रिंसिपल द केपलर सेकंड लॉ वर्क? तो किस पे करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों कर रहा है? कि जब किसी प्लेनेट की डिस्टेंस कम रहेगी सन से, तो उस टाइम पे कम रहेगा, तो क्या होगा? ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, आई डिक्रीज हो जाएगा। ओमेगा इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? वो तेजी से राउंड लगाएगा, तेजी से दौड़ेगा। लेकिन दूर जाने पर यहां के लिए आई इंक्रीज और ओमेगा डिक्रीज, ये वाली कंडीशन रहती है। और इसीलिए बोला जाता है द केपलर सेकंड लॉ वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर नहीं, एंगुलर। लीनियर और एंगुलर में डिफरेंस है। एंगुलर वर्ड जब भी आ जाएगा तो समझो बॉडी रोटेशनल मोशन या रिवोल्यूशन मोशन में आएगी। लेकिन जब लीनियर है तो उसमें सीधी सीधी फोर्स अप्लाइड होती है, P इक्वल टू mv। थर्ड रूल की बात करते हैं। तो सेकंड रूल क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time, and this principle works on the principle of conservation of angular momentum. तीसरा क्या है?
कि जो हमारी टाइम पीरियड है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। अगर हम सन से किसी प्लेनेट की डिस्टेंस को अप्रोक्स में लें, सपोज r है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का मतलब जितने टाइम में ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसे तो टाइम पीरियड बोलते हैं, जितने में अपनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करेगा, 1 फ्रीक्वेंसी या 1 वाइब्रेशन ऑसिलेशन। तो ये जो इसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उस टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r क्यूब के। इस तरह से